नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हंगामा टाइम्स न्यूज़ हमेशा आपको उन शख्सियतों से मिलवाता है, मुलाकात करवाता है जो प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने लाइफ में अपने जीवन में कुछ ऐसा किया हो या कर रहे हो जो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। आज हमारे साथ विश्वात्मा जी हैं जो एक अच्छे लेखक हैं, कई किताबें उनके नाम हैं जिन्होंने, और ज्ञान की बात कहूँ तो ज्ञान की गंगा बह रही है हर तरफ और उनकी बात हो रही है। 100 दिन की यात्रा पे हैं और आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। उनसे जानते हैं उनके नाम के पीछे उनका अर्थ। भरत गांधी से विश्व आत्मा तक का सफ़र, उनके जीवन से लेके आज तक जो किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं किया लेकिन अपने दम पर अपनी पहचान बनाने वाले विश्वात्मा जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सर, सबसे पहले बात करते हैं भरत गांधी से लेकर विश्वात्मा तक का सफ़र, ये नाम का परिवर्तन क्यों? देखिए, भरत गांधी से पहले भी मेरा नाम भरत आर यादव था और जब मैं 23 साल की उम्र का हुआ तो मुझे लगा कि आदमी का व्यक्तित्व तो बदलता जाता है और नाम एक ही रहे तो अच्छा नहीं है। मुझे कई बार लगता है था कि शायद जाति से मेरी पहचान मेरे सही व्यक्तित्व को आगे संप्रेषित नहीं कर रही है, नहीं बता रही है। तो हमने उसी समय 23 साल की उम्र में तय किया था कि हम 25 साल की उम्र के हो जाएंगे तो अपना नाम राष्ट्रपुत्र के रूप में रखेंगे। इसलिए चूँकि राष्ट्रपिता का नाम गांधी था तो हर आदमी अपने पिता को ही अपने नाम के साथ जोड़ता है। तो यादव का बेटा यादव होता है, शुक्ला का बेटा शुक्ला होता है, पटेल का बेटा पटेल होता है। तो हमने सोचा कि भाई 25 साल तक की जो नाम है वो यादव चले तो ठीक है, लेकिन 25 साल से 50 साल तक उस आदमी को अपनी राष्ट्रपिता के साथ जोड़ के रखना चाहिए और देश की हर जाति, हर धर्म, हर प्रदेश, हर आदमी के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसे वो हमारा लगा सगा हमारे परिवार का मेंबर हो। भरत गांधी हो गया, इसलिए हम भरत यादव से भरत गांधी हो गए। सर, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? देखिए, शिक्षा दीक्षा हमारी तो सबसे पहले एक जौनपुर ज़िला है, वहाँ पर एक आनापुर गांव हुआ करता है, वहाँ पर हमारी प्राइमरी शिक्षा हुई और मैंने जो इंटरमीडिएट किया वहाँ का जौनपुर का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है टीडी इंटर कॉलेज, वहाँ से किया। और हमारा जो ग्रेजुएशन हुआ बीए हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। इस बीच हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी 1 साल किया था, उसको छोड़ दिया था, और एलएलबी भी हम कर रहे थे, 1 साल करने के बाद छोड़ दिए थे। लेखक बनने का कैसा सोचा? परिवार में कोई था सर ऐसा? देखिए, हमारे परिवार में कोई लेखक नहीं था। हम तो वास्तव में एक किसान परिवार से संबंधित थे, लेकिन लेखक बनने का हमारी कोई कोशिश कभी नहीं हुई। लेकिन जब हम पढ़ाई में खास करके अपना सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बेरोज़गारी का बड़ा डंक देखा और हमारा साथी ही आईएएस की अंतिम परीक्षा में नाकाम हो गया, उसके परिवार रोने लगे। तो मुझे लगा कि अगर मैं भी कभी कलेक्टर बनूंगा तो मैं भी किसी की नौकरी छीन लूँगा और कोई परिवार ऐसा ही रोएगा। मैंने वही घटना देखने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और तय कर लिया कि मैं कभी सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, ये तो पाप है। जी, सरकारी नौकरी छोड़ दी लेकिन शादी नहीं करी, क्यों सर? शादी न करने का कारण दूसरा था। उस समय जब मेरे दिमाग में आया कि भाई अगर हम अपनी बेरोज़गारी का समाधान न ढूंढें बल्कि सबकी बेरोज़गारी कैसे दूर हो, जब मैं उसमें बहुत सारे विषय आईएएस के लिए पढ़ा था हमने, तो मुझे कहीं से इसका सही उत्तर नहीं मिल रहा था। तो जब नहीं उत्तर मिला तो मैंने विद्वान लोगों से चर्चा किया, वहाँ भी हमें उत्तर नहीं मिला। तब मेरे को लगा कि शायद कुछ ओरिजिनल कारण हैं, जो ऐसे कारण हैं जिसका ज्ञान किसी को नहीं है और मुझे लिखने की ज़रूरत है। तब फिर मैं इलाहाबाद छोड़ करके गोपनीयता की तलाश में मेरठ चला गया था और वहाँ बंद कमरे में बैठ करके मैं लिखता था रात में और दिन में शमशान पे जाके मुर्दे जलाता था और ऐसे 2.5 साल मैंने मुर्दे जलाए। फिर उसी में से एक दिन अखबार में छपा कि जो बहुत काम है लोगों को, खास करके मजदूरी का, श्रमिकों का काम है, वहाँ आदमी काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगा शायद बेरोज़गारी का समस्या का समाधान हो गया। तो मैं मजदूर बाज़ार जाने लगा। मैं 3-3.5 महीना मजदूर बाज़ार गया, वहाँ भी मुझे काम नहीं मिला। वहाँ पता चला कि 11 बजे के बाद लोग घर चले जाते हैं, उन मजदूरों को भी काम नहीं मिलता। तो मैं सोचा कि अगर मैं कलेक्टर बनता तो किसी पढ़े लिखे अच्छे परिवार के बच्चे का काम छीन लेता। अगर मैं मजदूरी करूँगा
ईंटा गारा फेंकूंगा तो मैं तो फिर गरीब आदमी जो बेचारा बिल्कुल उसके पेट पर लात मार दूंगा, जो उसका खाना नहीं चल रहा। तो मैंने फिर वहीं तय किया कि नहीं, मजदूरी करना भी ठीक नहीं है। वहीं से मेरे दिमाग में बेरोजगारी का समाधान समझ में आया कि मशीनें बेरोजगारी का कारण है और मशीनों की मेहनत से जो पैसा पैदा हो रहा है ये लोगों तक बंटवा दिया जाए, यही बेरोजगारी का समाधान है। माता पिता को पता था ये जो संघर्ष आप कर रहे थे, आपके माइंड में इतने सब कुछ चल रहा था, तो कैसा रिएक्शन हुआ जब पता चला कि शमशान में आप मुर्दे जला रहे हैं और एक किसान का बेटा, किसान तो अपना मेहनत करके अपना पेट भरता ही है, लेकिन फिर आप मजदूरों के वहाँ जा रहे हैं, तो कैसा रहा परिवार का रिएक्शन? देखिए, अगर माँ बाप को ये पता चलता कि जिस बेटे को कलेक्टर होना था वो मज़दूर बनने के लिए रोज़ सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक मज़दूर बाज़ार में जाता है, तो ऐसे माँ और ऐसे बाप को पता चलता तो हो सकता वो आत्महत्या कर लेते। इसलिए हमने ये बात कभी भी नहीं बताई। आप इसे गलत समझिए या सही समझिए, लेकिन नहीं बताया। हम जब IAS की पढ़ाई छोड़े कि किसी एक परिवार का दर्द देख करके, हमने वो बात भी नहीं बताई। और हम लगभग 1.5 साल बाद माँ बाप को पता चला कि हमारा बेटा पढ़ाई छोड़ चुका है, तो हमने यह बात गोपनीय रखी। यहाँ तक कि फिर हम एक ऐसे आंदोलन में जेल चले गए, जेल में 3 महीने रहे और वो भी जानकारी हमारे माँ बाप को नहीं हो पाई। अच्छा, तो परिवार से प्रेशर नहीं रहा, शादी करो, परिवार देखो, घर पे रहो, साथ रहो? देखिए, जब हमें बेरोजगारी की समस्या का समाधान समझ में आया तो हमें ये लगा कि अगर मेरी बात सरकार मान ले तो देश में हर घर में पैसा होगा, हर परिवार को काम होगा, हर हाथ को काम होगा, दुनिया में शांति होगी। जब ये सारी बातें हो गई तो मैंने वहाँ संकल्प लिया अपनी 27 साल की उम्र में कि जब तक मैं सब लोगों का बैंक में खाता नहीं खुलवा लूँगा तब तक मैं अपना बैंक खाता नहीं खोलूँगा। जब तक मैं सबके लिए रोज़गार का इंतज़ाम नहीं कर लूँगा तब तक अपने रोज़गार का इंतज़ाम नहीं करूँगा। मैं सबके लिए आमदनी का जरिया नहीं पैदा कर लूँगा तब तक अपने लिए आमदनी नहीं पैदा करूँगा। अब जब आमदनी नहीं पैदा करोगे, रोज़गार नहीं करोगे, तो शादी कैसे करोगे? उसी समय तय किया कि मैं जब सब लोगों को ये वोटरशिप की रकम जो आजकल फ्रीबीज के नाम पर, रेवड़ियों के नाम पर सारी पार्टियां दे रही हैं, हमने यह आवाज़ 1997 में उठाया और हमने कहा कि जब यह मैं पैसा सबके घर घर पहुंचा दूंगा तब शादी करूंगा। लेकिन अब क्या है, अभी तो मैं 54 साल का 55 साल का हो गया, तो अभी तो धीरे धीरे सरकार ने मान भी लिया है, सारी पार्टियों ने मान लिया है, लेकिन वो अधिकार के तौर पर देने के बजाय भीख के तौर पर दे रहे हैं। और देश की जनता को मालूम नहीं है कि आज 2025 की कीमतों पर 11,900 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को पाना उसका अधिकार है और संसद की गोयल कमेटी ये पास कर चुकी है। 11,000 रुपये न दे करके कोई लाडली बहन योजना के तौर पर 2,500 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 1,800 दे रहा है, कोई 1,200 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन इसीलिए जो शादी न करने की बात थी, ऐसा नहीं है कि शादी न करना मेरे को अच्छा लगता था या कुंवारा रहना या ब्रह्मचारी रहना बहुत अच्छी बात है। मैं ये मानता था कि संकल्प अगर आदमी ले लेता है तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। सर, ये हम जानना चाहेंगे, परिवार में कोई राजनीतिक दल से बिलोंग करता था कोई किसी की परछाई पड़ी या किसी से मिले आपने, या समाज को सुधारने के लिए जो आपके अंदर सोच आई कि बदलाव को लाने की सोच आई, वो कहाँ से आई? देखिए, इस मामले पर मेरे परिवार में एक भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति नहीं था। मेरे पिताजी सिंपली एक कंपनी के फैक्ट्री के कर्मी थे वो, और किसान परिवार हमारा था। हमारे अंदर राजनीति के प्रति घृणा थी और वो घृणा आज भी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि और मैं जो काम कर रहा हूँ वो राजनीति का काम नहीं है, वो राजनीति सुधारने का काम है। मैं इसीलिए अपनी पहचान एक नेता के रूप में अगर कोई करता है या राजनीतिज्ञ के रूप में करता है तो मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। हमें अच्छा लगता है जब हमें कोई पॉलिटिकल रिफॉर्मर, राजनीतिक सुधारक कहता है या सामाजिक सुधारक, धार्मिक सुधारक कहे तो मुझे ठीक लगता है जी। इसलिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ और भगवान न करे मुझे राजनीति करना पड़े। सर, किताबें जो लिखी गई हैं आपकी, अब टोटल कितनी किताबें आपने लिखी हैं? देखिए, मेरे तो अभी गिनती भी नहीं है। अभी आप मेरे स्टोर में जाकर देखोगे तो कई कुंटल, 200-50 कुंटल किताबें दिखेंगी। अब मेरे को लगता है कि
लगभग 5-6 दर्जन से तो ऊपर ही किताबें हो चुकी हैं। अब तो सबके नाम याद करना भी मेरे लिए मुश्किल होता है। लगभग हर विषय पर, राजनीति पर, अध्यात्म पर, वैज्ञानिक अध्यात्म पर, हुआ है आपने अर्थव्यवस्था पर, राज्य व्यवस्था पर, इन सभी विषयों पर हमने अपनी तरीके से बातें कही है। लेखक है लेकिन एक संगठन भी है सर, उसके बारे में जानना चाहें, कब इसकी स्थापना हुई और क्या सोचा? देखिए, ये जो विश्व परिवर्तन मिशन है, मिशन फॉर ग्लोबल चेंज है, ये 2019 में बना। हालांकि इसकी कल्पना हमारी 2004 की है। मैं सोच रहा था कि इस तरह का संगठन कोई और चलाए, मैं उसमें कार्य करता रहूं, लेकिन पूरे 15 साल तक जब कोई नहीं मिला तो मजबूरी में इस संगठन को मुझे खुद बनाना पड़ा, रजिस्टर कराना पड़ा। और अब ये विश्व परिवर्तन मिशन का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार करने का काम है, संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्रीय सरकार में बदलने का काम है, और पूरी दुनिया में लोगों के वैश्विक अधिकार दिलाने का काम है। किसी भी देश में लोग जा सकें, खाना खा सकें, वहाँ पर रह सकें, शादी विवाह कर सकें, धंधा बिजनेस कर सकें, शिक्षा पढ़ाई लिखाई कर सकें। और यह जो दुनिया में जाने का काम है, ये अमीर लोग भी कर पाएँ, गरीब भी लोग कर पाएँ। ये सारे अधिकार जिस दिन लोगों को मिल जाएंगे तो हम मानेंगे कि हाँ, वैश्विक अधिकार लोगों को मिल जाए, युद्ध से सुरक्षा हो जाए, आतंकवाद से सुरक्षा हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार से सुरक्षा हो जाए। तो इसके लिए लोगों को वैश्विक अधिकार चाहिए। तो जो मिशन फॉर ग्लोबल चेंज आप देख रहे हैं, ये इसी बात के लिए काम कर रहा है कि लोगों को वैश्विक अधिकार मिले। किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने एक पार्टी को वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नाम से एक पार्टी बनाया। उस समय बनाया जब संसद में सैकड़ों सांसदों ने हमारी बात रखी। 4 साल 5 साल उस पर विचार मंथन होता रहा। उस पर स्टैंडिंग कमेटी बनी और एक गोयल कमेटी के नाम से एक एक्सपर्ट कमेटी बनी, और 2011 में एक्सपर्ट कमेटी ने मान भी लिया हमारी बात। इसके बाद भी सरकारों ने लागू नहीं किया। तो हमारे जो फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने एक पार्टी बना ली जिसका नाम है वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल। मेरे को गुरु की जगह रखा हुआ। मैं उस पार्टी में न अध्यक्ष हूं, न उस पार्टी में मैं कोई पदाधिकारी, इस तरह का कार्यकारी अधिकार मेरे पास हैं। मेरे को एक सलाहकार की भूमिका में रखी हुई है, जैसे नीति निर्देशक। तो इस तरह की सलाहकार तो मैं सारी पार्टियों को दे सकता हूं। युवाओं को क्या संदेश देंगे सर, जो आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं युवाओं को एक संदेश दूंगा कि वो प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग के रास्ते पर चलें। अगर वो प्रतिस्पर्धा के रास्ते पर चलेंगे, कंपटीशन के रास्ते पर चलेंगे, तो उनके अलावा, उनके परिवार के अलावा सारे लोग उनकी टांग खींचने का काम करेंगे, और उनका अपना परिवार उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो वो बढ़ेंगे कम और टांग ज़्यादा खींची जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि युवकों में जो एक प्रतिस्पर्धा के नाम पर एक भावना भर दी गई कि आप आगे बढ़ें, दूसरे को टांग खींच लें, दूसरे को बर्बाद कर लें, आप नौकरी पाएं, दूसरे की नौकरी छीन लें, आप रोजगार करें, दूसरे को रोजगार छीन लें, इस तरह की मानसिकता से बच के प्रतिस्पर्धा की बजाय, कंपटीशन की बजाय सहयोग के रास्ते पर काम करें। वो पड़ोसियों के बारे में सोचने लगें, अपने मित्रों के बारे में आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगें, रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगें, अपने देश, प्रदेश, गांव, अपने विश्व को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो पूरा विश्व उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। यही युवकों के बारे में मेरा संदेश है। खूबसूरत सर, ये थे हमारे विश्वात्मा जिन्होंने बताया अपने सफ़र के बारे में, लिखी किताबों के बारे में, अपने सपने के बारे में, युवाओं को संदेश दिया है कि वो अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में, समाज के सोचें। एक जुनून था जो आज भी कायम है, एक सपना था इन आँखों का जो आज भी कायम है कि बहुत सारा बदलाव अभी करना, बहुत काम करना है। लेकिन आप बने रहिए, बदलाव देखेंगे हंगामा टाइम्स पे। आप विश्वात्मा जी के साथ अभी का सफ़र ख़त्म करते हैं और आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स में। एक तो आपसे जाते रहना चाहूँगी, नमस्कार।